नमस्कार, आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है एग्ज़ाम यार्ड प्लेटफ़ॉर्म पर। साथियों, आप सभी को पता है कि यहाँ से आपको पॉलिटी की क्लासेस बराबर मिल रही हैं। तो इसी सिलसिले में आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास आप लोगों के सामने लेके आया हूँ। अभी तक आप लोगों को जो क्लासेस मिली हैं, उनमें शुरुआत से जो क्लासेस रही हैं भारत के संवैधानिक विकास, संविधान सभा की विशेषताएँ, इसके अलावा संविधान सभा के गठन के बारे में, अनुसूची एवं भाग के बारे में और भाग फर्स्ट में जो आता है हमारे भारत के राज्य भारत भारत संघ एवं राज्य जो आता है उसके बारे में हम लोग क्लासेस यहाँ से पढ़ चुके हैं। नागरिकता और नागरिक के बारे में हम लोग अध्ययन कर चुके हैं। आज की जो क्लास है वो बेहद इम्पोर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है, मौलिक अधिकार के बारे में। आप सभी को पता है कि मौलिक अधिकार जो होता है वो हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है, कितना ज़रूरी था मौलिक अधिकार को संविधान में समाहित करना, क्योंकि इसके बिना संविधान की कोई कल्पना नहीं की जा सकती है। मौलिक अधिकार ही हैं जो हमें शान से जीने के लिए हमको एक नया रूप देते हैं कि हम कैसे शान से जी सकते हैं। तो मौलिक अधिकार की बात हम लोग करते हैं सबसे पहले। मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 में दिया गया है। भाग 3 में मौलिक अधिकार की जो व्याख्या की गई है, अनुच्छेद 12 से लेकर के अनुच्छेद 35 तक, यानी अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकार को वर्णित किया गया है। तो भाग 3 में जो वर्णन किया गया है मौलिक अधिकार का, ये मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से इसको प्रेरित करके लिया गया है, तो किस देश के संविधान से प्रेरित है, अगर इस बात का अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो इसके लिए आप लगाएँगे एग्ज़ाम में आंसर यूएस से, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका से ये चीज़ संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से प्रेरित है ये मौलिक अधिकार का कॉन्सेप्ट जो कि हमारे भारतीय संविधान में समाहित किया गया है, ठीक है? मौलिक अधिकार जो होता है वो लोगों को सम्मान एवं अखंडता के साथ जीने के लिए प्रदान किए गए कुछ बुनियादी अधिकार हैं। ये अधिकार देश में लोक व्यवस्था बनाए रखने के साथ-साथ कठोर नियमों के विरुद्ध नागरिकों को सुरक्षा प्रदान करता है, ठीक है? मूल अधिकारों का यह नाम इसलिए दिया गया है, मूल अधिकारों को मतलब मौलिक अधिकारों को या मूल अधिकार यह नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि इन्हें संविधान द्वारा प्रत्याभूत यानी गारंटी और दूसरा कार्य संरक्षण प्रदान किया गया है। ये मूल इसलिए भी है क्योंकि ये व्यक्ति व्यक्ति के बहुमुखी विकास यानी अगर देखा जाए भौतिक बौद्धिक और आध्यात्मिक के लिए विकास के लिए बहुत आवश्यक हैं और इसलिए ये हमारे संविधान के भाग 3 में इनका वर्णन किया गया है, ठीक है? तो हम लोग यहाँ से एक-एक करके पढ़ते हुए चलेंगे। अगर देखा जाए मूल अधिकार को मौलिक अधिकार क्यों कहा जाता है? मूल अधिकार मौलिक अधिकार इसलिए कहलाते हैं क्योंकि इसके हनन की दशा में हम सीधे उच्च न्यायालय यानी अनुच्छेद 226 के तहत और अनुच्छेद 32 यानी 32 के तहत सीधे सर्वोच्च न्यायालय में हम इसके हनन की दशा में इसके लिए अपील कर सकते हैं। यानी हम सीधे जाके न्यायालय में इसका अपील खुद कर सकते हैं अगर हमारे मौलिक अधिकारों की क्या हो जा रही है, वो हनन हो रहा है, हम इसके लिए अपील जाके सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय में इसके लिए अपील खुद दायर कर सकते हैं और इसके लिए न्यायालय उसमें तुरंत एक्शन लेगा, ठीक है? इसीलिए जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे, ये मौलिक अधिकारों को एक तरीके से कहा जाए और खास करके अनुच्छेद 32 को वो संविधान की आत्मा ही संविधान के हृदय एवं आत्मा कहा है, ठीक है? तो आइए एक-एक अनुच्छेद को हम लोग पढ़ते हुए चलते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं अनुच्छेद 12 को, जो कि राज्य की परिभाषा है। अनुच्छेद 13 जो है वो मौलिक अधिकारों से असंगत कानून है। उसके बाद अनुच्छेद 14 से लेकर के अनुच्छेद 18 तक वो किसके बारे में है? समता के अधिकार के बारे में है। अनुच्छेद 19 से लेकर के 22 तक स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में है। इसके बाद फिर अनुच्छेद 23 और 24 ये शोषण के विरुद्ध अधिकार के बारे में बताता है। अनुच्छेद 25 से लेकर के 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में बताया गया है और अनुच्छेद 29-30 संस्कृति और शैक्षिक संबंधित अधिकार, अनुच्छेद 31 जो था वो निरस्त कर दिया गया है और खास करके बहुत इंपॉर्टेंट है अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ठीक है? एक-एक कॉन्सेप्ट को हम लोग पढ़ते हैं। सबसे पहले अनुच्छेद 12 को देखते हैं। संविधान के भाग 3 में जो मौलिक अधिकार दिया गया है, इसे भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भारत का मैग्ना कार्टा। इसे भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। मैग्ना कार्टा आप सभी को पता है, मैग्ना कार्टा क्या कहा जाता है? मैग्ना कार्टा। ब्रिटेन के एक प्रधानमंत्री थे, लगभग 12वीं-13वीं ईस्वी के आसपास में। उन्होंने मौलिक अधिकारों से लेकर के अपने देश में एक बहुत ही कठोर नियम चलाए थे और जिससे जनता को बहुत प्रत्यक्ष फायदा हुआ था और उस बिल को कानून को मैग्ना कार्टा कहा गया था क्योंकि वो जनता के लिए प्रत्यक्ष रूप से बहुत प्रभावी साबित हुआ था। उसी के आधार पर इस बिल को यानी मौलिक अधिकार को ही भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है और यह भारत की राजनीतिक लोकतंत्र का एक तरीके से आदर्श है मौलिक अधिकार, ठीक है? आइए हम लोग देखते हैं राज्य की परिभाषा। सबसे पहले अनुच्छेद 12 पढ़ लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। एग्जाम में जो आएगा वो आपके अनुच्छेद 14 से लेकर के अनुच्छेद 32 तक इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर अनुच्छेद 12 को हम देखें, राज्य की परिभाषा यहाँ किस रूप में दिया गया है?
आप वो अनुच्छेद 1 से लेकर के 4 तक मत पढ़िएगा कि ये भारत संघ एवं राज्य के बारे में यहाँ तो कहाँ से आ गया। ये मूल अधिकारों के संबंध में राज्य की परिभाषा दी गई है। यानी मूल अधिकारों के संबंध में स्टेट को परिभाषित किया गया है। इसमें भारत की संसद एवं सरकार आती, भारत की सरकार एवं संसद आती है। नोट करिएगा, भारत की सरकार एवं संसद भी इसमें आती है और राज्यों की सरकार एवं विधायिका भी इसमें आती है। इसके अलावा इसमें नगर पालिकाएं, पंचायत, जिला बोर्ड, सुधार ट्रस्ट, ये सब जो होते हैं, और कोई निजी संस्था हो गई, एजेंसी हो गया, ये भी मूल अधिकारों के तहत राज्य के दायरे में आते हैं। ठीक है, ये अनुच्छेद 12 कहता है, ये राज्य की परिभाषा दिया गया है। जबकि अनुच्छेद 13 है वो मौलिक अधिकारों से असंगत कानून, यहाँ पे लिखा गया है कि अनुच्छेद 13 जो है मौलिक अधिकारों से असंगत कानून है। वे सभी कानून जो किसी मौलिक अधिकारों के साथ असंगत है, यानी किसी भी मौलिक अधिकार का हनन करते हैं, तो उन अधिकारों को क्या किया जाएगा, उसका या मौलिक अधिकारों का अनादर करते हैं तो अमान्य हो जाएंगे, वो माने नहीं जाएंगे। ऐसे कानून जो मौलिक अधिकारों का हनन करेंगे, उस कानून को एक सिरे से खारिज कर दिया जाएगा। और खास करके अगर तब प्रभावी माना जाएगा जब वो मौलिक अधिकारों का हनन नहीं करते होंगे, या उस कानून को, जितना वो कानून थोपा गया है, उस कानून का कितना परसेंटेज मौलिक अधिकार का हनन कर रहा है, उतने परसेंट कानून को उस बिल में से हम क्या कर देंगे, शून्य निकाल देंगे। ये सर्वोच्च न्यायालय करेगा या उच्च न्यायालय करेगा। तो इस तरीके से मौलिक अधिकारों से असंगत कानून अगर आप कोई बनाते हैं, तो न्यायालय सीधे उसको क्या कर देगी, कानून को, मतलब संसद को ये कानून बनाता है तो न्यायालय उसको खत्म कर देगी, उसको एक तरह से खारिज कर देगी। ये कहता है अनुच्छेद 13। गोलकनाथ केस था 1967 में। गोलकनाथ केस 1967 में एक सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्णय दिया था कि मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करने वाला कोई भी संशोधन अनुच्छेद 13 के तहत शून्य होगा। ये गोलकनाथ केस 1967 में सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्णय दिया था, गोलकनाथ केस 1967 में, कि मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करने वाला कोई भी ऐसा बिल या कानून, वो क्या हो जाएगा, अनुच्छेद 13 के तहत वो शून्य हो जाएगा। ऐसा केस सुनाया गया था। ठीक है, और संविधान में मौलिक अधिकारों की 6 श्रेणियां हैं। वर्तमान में संविधान में मौलिक अधिकारों की 6 श्रेणियां हैं। 6 श्रेणियां कौन कौन सी हैं? पहला है समानता का अधिकार, दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, पांचवा है संस्कृति और शैक्षिक संबंधी अधिकार, और छठा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये जो 6 श्रेणियां विद्यमान है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में हम लोग को बहुत अच्छे से अध्ययन करना चाहिए, क्योंकि इसके इसके बिना हम जो है मौलिक अधिकारों की कल्पना नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं समता का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 14 से 18 में स्टार्ट है। तो सबसे पहले हम लोग अनुच्छेद 14 के बारे में जानकारी लेते हैं कि अनुच्छेद 14 क्या है। तो अनुच्छेद 14 कहता है विधि के समक्ष समता। अनुच्छेद 14 क्या कहता है? विधि के समक्ष समता। विधि के समक्ष समता। समता का मतलब एक तरीके से इक्विटी, यानी इक्वलिटी, समानता। यानी जो विधि या कानून बनाए जाएंगे, कोई भी कानून जो विधि बनाया जाएगा, यानी इसको बोलते हैं इक्वलिटी बिफोर लॉ। मतलब कोई भी लॉ बनाने से पहले आप उसको सबको एक इक्वल के रूप में, भारत के जितने भी नागरिक हैं सबको इक्वल के रूप में तौल करके ही आप कानून बनाएंगे। किसी को ज्यादा दर्जे का तौल माप में नहीं देंगे कि हाँ वो बड़ा व्यक्ति है तो उसके लिए अलग कानून बनाया जाएगा, ये छोटा व्यक्ति है तो इसके लिए अलग कानून बनाया जाएगा। यानी इक्वलिटी बिफोर लॉ। अनुच्छेद 14 कहता है विधि की समझ समता। ये कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि विधि की समझ समानता का कानून किस अनुच्छेद में समाहित है? तो अनुच्छेद 14 में समाहित है। यानी कोई भी व्यक्ति जो है वो कानून से ऊपर नहीं है, कोई भी नागरिक या कोई भी व्यक्ति वो कानून से ऊपर नहीं है। इस बात को आप गांठ बांध लीजिए। और साथ में यह अवधारणा कहाँ से लिया गया है? ये अवधारणा ब्रिटेन से ली गई है। कहाँ से? ये अवधारणा ब्रिटेन से ली गई है। विधि की समझ समानता का अवधारणा ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। कभी कभी एग्जाम में सब क्वेश्चन पूछ लेता है। यानी कानून सर्वोपरि है तथा वह सभी लोगों पर समान रूप से लागू होगा, कोई भी व्यक्ति इससे ऊपर या नीचे नहीं है। ठीक है, हालांकि हर हर तरीके के कुछ न कुछ जो है पहलू होते हैं जो नेगेटिव होते हैं, अपवाद होते हैं, लेकिन उनके लिए अलग से अलग अनुच्छेद बना करके उनका वर्णन दिया गया है। आइए हम लोग अनुच्छेद 15 के बारे में जानते हैं। अनुच्छेद 15 क्या है? क्योंकि अनुच्छेद 14 से लेकर के 18 तक समता के अधिकार के बारे में बताया गया है। तो समता का अधिकार मतलब समानता का अधिकार, इक्वलिटी बिफोर लॉ। अब अनुच्छेद 15 कहता है धर्म मूलवंश, धर्म मूलवंश, मूलवंश, जाति या जाति, इन सब के आधार पर राज्य किसी भी व्यक्ति में विभेद नहीं करेगा, किसी भी व्यक्ति में अंतर नहीं करेगा। यानी धर्म, मूलवंश, जाति, जन्म स्थान, इन सब के स्थान, इन सब में किसी व्यक्ति के ऊपर भेद नहीं किया जाएगा। यानी अगर देखा जाए कि जैसे यूपीएससी की कोई नौकरी आई है, यूपीएससी की कोई नौकरी आई है, उसमें कहा जाए कि भैया जन्म स्थान तो इसने बिहार में लिया है, जन्म स्थान इसका बिहार से है,
बिहार के लोग कैसे जो है संभालेंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर वो उसके व्यक्ति के अंदर योग्यता है तो उसके अंदर कोई विभेद नहीं किया जाएगा। यानी धर्म, मूलवंश, जाति, जन्म स्थान के आधार पर किसी भी राज्य के किसी भी नागरिक के प्रति विभेद नहीं किया जाएगा, यह अनुच्छेद 15 कहता है। अनुच्छेद 15 और 16 में, यानी अनुच्छेद 15 और अनुच्छेद 4 में हालांकि देखा जाए तो इन सब चीजों के अपवाद भी होते हैं। जैसे आरक्षण, आरक्षण की बात की जाए तो कुछ चीजों में आरक्षण देकर किसी किसी को ज्यादा मतलब दिया गया है, प्रमुखता दी गई है कि आपको आरक्षण मिलेगा, आप इसमें थोड़ा सा दायरे में रहेंगे। हालांकि इसके लिए भी संविधान में इसका वर्णन किया गया है, इसके लिए अनुच्छेद अलग से अनुच्छेद बनाया गया है, अलग से प्रावधान किया गया है, तब इसका वर्णन किया गया है। यानी अनुच्छेद 15(3), अनुच्छेद 15(3) और 15(4) में आरक्षण के प्रावधान की आधारशिला रखी गई है। किसकी? आरक्षण के प्रावधान की आधारशिला रखी गई है अनुच्छेद 15(3) और अनुच्छेद 15(4) में आरक्षण के विचारों की आधारशिला रखी गई थी। ये अनुच्छेद 15(3) और 15(4) में दिया गया है। ठीक है। इसके अलावा हम लोग अनुच्छेद 16 देखते हैं। 16 क्या है? 16 मतलब आप लोग थोड़ा बहुत पढ़े होंगे तो आप लोग के दिमाग में होता होगा कि 14 क्या है, 15 क्या है, 16 क्या है, बहुत बड़े इंपॉर्टेंट है ये। तो लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता, लोक नियोजन, लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता, लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता। अब लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता, इसका मतलब क्या हुआ? यानी रोजगार या नियुक्ति के मामलों में सभी नागरिकों के लिए समान अवसर की जो विधि बनाई गई है वो अनुच्छेद 16 में दिया गया है। चाहे कोई भी रोजगार हो, चाहे कोई भी नियुक्ति हो, इन सबके मामलों में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता दी गई है ये अनुच्छेद 16 में। यानी इसके इतर कोई नागरिक ऐसा नहीं रहेगा किसी के लिए कुछ खास बनाया जाएगा। हालांकि हर जगह कुछ ना कुछ अपवाद होते हैं। मतलब कोई भी समाज के निम्न वर्ग के लोगों को, या एक तरीके से कहा जाए जो समाज में जिनका बहुत ज्यादा उत्थान नहीं हुआ है, आर्थिक रूप से कमजोर है, आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लोग हैं, इन सबके लिए अलग से व्यवस्था जो बनाई जाती है, उसके लिए अलग से कानून बनाए जाते हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता ये किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 16 में है। जबकि अनुच्छेद 17 क्या कहता है? अनुच्छेद 17 कहता है अस्पृश्यता का अंत, अस्पृश्यता का अंत ये कहता है अनुच्छेद 17। अस्पृश्यता का अंत मतलब एक तरीके से कहा जाए तो अनटचेबिलिटी जो होती है, यानी कि छुआछूत की कहते हैं भैया हमको छुआछूत ये सब समाज में बहुत ज्यादा है, तो इन सब का जो है अंत किस अनुच्छेद में किया गया है? छुआछूत का अंत, छुआछूत का जो है एक तरीके से कहा जाए, अगर आप छुआछूत में विश्वास रखते हैं तो इसकी नागरिक एक संविधान कानून के खिलाफ है। आपको इस देश में छुआ अस्पृश्यता के अंत को जो है खत्म किया गया है संविधान के द्वारा। अगर आप अस्पृश्यता में विश्वास रखते हैं तो आप मतलब कानून के दायरे में रह के आप गलती कर रहे हैं। ठीक है, इस तरीके से ये कहा जाता है अस्पृश्यता का अंत। ठीक है, यानी संविधान में अस्पृश्यता को परिभाषित नहीं किया गया है कि अस्पृश्यता क्या है, लेकिन छुआछूत जो है वो एक दंडनीय अपराध है, ऐसा संविधान ने कहा है अनुच्छेद 17 में। जबकि अनुच्छेद 18 क्या है? अनुच्छेद 18 उपाधियों के अंत के बारे में बताता है। अब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है उपाधियों का अंत। जैसे पहले होता था कि कोई भी राजा बादशाह किसी को भी राजा का मीर या इस तरीके से राय रायन ये सब की जो उपाधि दे देता था, सर, इस तरीके से जो उपाधि दे देता था, कोई भी व्यक्ति उपाधियों का अंत नहीं, मतलब उपाधि नहीं ग्रहण करेगा। यानी राजा के द्वारा व्यक्ति को उपाधि नहीं दी जाएगी। कोई भी राजा हो, सरकार हो या मंत्री हो, किसी के द्वारा किसी को कोई उपाधि नहीं दी जाएगी। लेकिन हाँ, शैक्षणिक और सैन्य उपाधियां दी जा सकती हैं। शैक्षणिक और सैन्य उपाधियां दी जा सकती हैं। और कोई भी भारतीय नागरिक और विदेशी राज्य से उपाधि नहीं लेगा। यानी कोई भी भारतीय नागरिक होगा वो किसी विदेशी राज्य से उपाधि नहीं लेगा। सम्मान जो होता है, जैसे भारत रत्न हो गया, पद्म विभूषण हो गया, पद्मश्री हो गया, ये सब उपाधियां नहीं है, ये सब सम्मान है। हालांकि एक केस में ऐसा कहा गया था कि अगर ये उपाधियां नहीं लेनी है तो भारत रत्न, पद्म विभूषण और पद्मश्री ये सब भी तो एक तरीके से उपाधियां हैं। तो बाद में सुप्रीम कोर्ट ने इसका खनन किया था कि कहा था कि ये एक उपाधि नहीं है, भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्मश्री एक तरीके से ये सम्मान है, और सम्मान कोई व्यक्ति प्राप्त कर सकता है। इस तरीके से पद्मश्री, भारत रत्न इन सबका जो है एक तरीके से खंडन किया गया। ये उपाधियों के अंतर्गत नहीं आते, सम्मान के अंतर्गत आते हैं। और शैक्षणिक और सैन्य उपाधियां जो है वो दिया जा सकता है। लेकिन ये जो उपाधियां होती हैं कि जैसे राजाओं के द्वारा दी जाती थी, किसी को राय रायन की, किसी को सर की, इस तरीके से उपाधियां किसी को नहीं दी जाएगी। ठीक है, अब आते हैं, बात करते हैं अनुच्छेद 19। ये 14 से 18 आपका समता का अधिकार था, जिसको हम लोगों ने पढ़ लिया है। ठीक है, समता के अधिकार को हम लोगों ने अच्छे से पढ़ लिया है। और आप लोग ध्यान दीजिएगा कि एक एक चीजें यहाँ से इंपॉर्टेंट है, इसमें कोई भी चीजें आपको गलत फैक्टर मतलब नहीं बताया जा रहा है, सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। आप लोग ध्यान से देखते हुए चलेंगे तो बहुत फायदा होगा।
अब हम लोग यहाँ से अनुच्छेद 19 से पढ़ेंगे, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 19 से, ठीक है। अनुच्छेद 19 से लेकर के 22 तक स्वतंत्रता के अधिकार को परिभाषित किया गया है। अनुच्छेद 19 से लेकर के 22 तक स्वतंत्रता के अधिकार को परिभाषित किया गया है, यानी स्वतंत्रता का अधिकार क्या होता है, अनुच्छेद 19 से बताया गया है। और सभी नागरिकों को, अनुच्छेद 19 हम लोग यहाँ से देखते हैं। अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 19 में सभी नागरिकों को 6 अधिकारों की गारंटी देता है। किन अधिकारों की? 6 अधिकारों की गारंटी देता है। और वो अधिकार हम लोग एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले 19(1)(a) पढ़ते हैं। 19(1)(a), अनुच्छेद 19(1)(a) क्या कहता है? ये कौन सी गारंटी देता है? तो ये वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है। वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ये अनुच्छेद 19 कहता है। वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता यानी इसका मतलब है राइट टू स्पीच, यानी किसी भी चीज को हम पढ़कर, लिखकर, बोलकर या किस तरीके से अगर उसका प्रचार कर रहे हैं, अगर उसमें गलत भाषाओं का प्रयोग नहीं किया गया है, समाज के विरुद्ध किसी गलत भाषा का प्रयोग नहीं किया गया है जो राष्ट्र की एकता अखंडता को सुनिश्चित करते हो, अगर इस तरीके का भाषा का प्रयोग नहीं किया गया है, तो हमें बोलने का अधिकार है। हम कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन एक दायरे में रह करके। ये अनुच्छेद 19(1)(a) कहता है, ये पहली स्वतंत्रता है, यानी राइट टू स्पीच, यानी व्यवसायिक विज्ञापन हो गया, अपने विचारों को प्रसारित करने का अधिकार, ये सब हो गया। लेकिन प्रदर्शन एवं विरोध का अधिकार तो दिया गया है, यानी प्रदर्शन एवं विरोध का अधिकार दिया गया है, लेकिन हड़ताल का अधिकार नहीं दिया गया है। इस चीज को आप लोग ध्यान दीजिएगा। अब 19(1)(b) क्या कहता है? 19(1)(b), ये दूसरा क्या कहता है? 6 प्रकार के जो यहाँ पे गारंटी देता है अधिकारों को, सभी अनुच्छेद 19। पहला तो ये हो गया। दूसरा क्या है? 1(b) क्या है? कि शांतिपूर्ण शस्त्र रहित, शांतिपूर्ण शस्त्र रहित सम्मेलन करने का, शांतिपूर्ण शस्त्र रहित, ध्यान दीजिएगा, शस्त्र रहित कहा जा रहा है, शस्त्र सहित नहीं, ठीक है, शस्त्र रहित सम्मेलन करने की स्वतंत्रता, सम्मेलन करने की स्वतंत्रता, सम्मेलन करने की स्वतंत्रता, ये कब कहा गया है? 19(1)(b) में कहा गया है। ये दूसरी गारंटी आपको देता है। यानी अगर देखा जाए तो शांतिपूर्ण शस्त्र रहित, यानी बिना शस्त्रों के और शांतिपूर्ण तरीके से आप कहीं भी सम्मेलन कर सकते हैं, कहीं भी कर सकते हैं, कोई रोक टोक उस पर नहीं करेगा आपको। इस चीज की आपको अधिकार दिया गया है, आपकी स्वतंत्रता है। फिर 19(1)(c) क्या कहता है? 19(1)(c), ये तीसरा है। 19(1)(c) क्या कहता है? कि समूह एवं संघ बनाने की स्वतंत्रता, समूह एवं संघ बनाने की स्वतंत्रता, समूह एवं संघ बनाने की स्वतंत्रता, संघ बनाने की स्वतंत्रता, इस चीज को आप लोग ध्यान दीजिएगा। सी से क्या है? सी से होता है संघ। तो समूह एवं संघ बनाने की स्वतंत्रता, पहले में आपको बोलने की स्वतंत्रता दी गई, राइट टू स्पीच, किसी भी तरीके से लिखकर, बोलकर, छाप कर। और दूसरा है बी से शांतिपूर्ण शस्त्र रहित सम्मेलन करने की स्वतंत्रता। सी से क्या हो गया आपका? सी से संघ बनाने की स्वतंत्रता। 19(1)(d), 19(1)(d) क्या कहता है? कहीं आने जाने की, मतलब आवागमन की, अगर एक तरीके से देखा जाए भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र में आवागमन की स्वतंत्रता। जैसे मान लीजिए डी से आपको दिल्ली जाना है, तो कोई आपको रोके टोकेगा नहीं, ठीक है। तो आवागमन की स्वतंत्रता, कहीं भी किसी भी राज्य में आवागमन की स्वतंत्रता आपको दी गई है, कोई आपको रोक टोक नहीं सकता है, अगर आप कोई आतंकवादी नहीं है तो, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अगर आप राज्य के विरुद्ध कोई गलत काम करने के लिए कहीं नहीं विचरण कर रहे हैं, गलत चीजों के साथ आप पकड़े नहीं गए हैं, तो आपको कोई रोक टोक नहीं सकता है। 19(1)(e), 19(1)(e) क्या कहता है? कि राज्य के किसी भी क्षेत्र में निवास करने का स्थान, भारत के राज्य क्षेत्र में, राज्य क्षेत्र के भीतर कहीं भी निवास करने का स्थान, मतलब ई से क्या होता है? निवास करने का स्थान, कहीं भी आप निवास करने का अधिकार किसी भी राज्य क्षेत्र में अगर आपको दिया देना है, तो 19(1)(e) के तहत दिया गया है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, 19(1)(e) के तहत दिया गया है। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट है 19(1)(f), 19(1)(f), ये इसको निरस्त कर दिया गया है, इसको निरस्त कर दिया गया है। आप लोग इसको कई बार पढ़े होंगे, लेकिन आपके दिमाग में नहीं आ रहा होगा 19(1)(f) है क्या। तो 19(1)(f) ये है, संपत्ति का अधिकार था। ये क्या था? संपत्ति का अधिकार, संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी में रखा गया था, और जिसको क्या कर दिया गया है? निरस्त कर दिया गया है। यही संपत्ति का अधिकार जो अनुच्छेद 300(a) के अंतर्गत अब रखा गया है, इसको पहले मौलिक अधिकार था, अब इसको सांविधिक अधिकार बना दिया गया है, और अब इसको क्या कर दिया गया है? रद्द कर दिया गया है। और 44वें संविधान संशोधन, 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा इसको क्या कर दिया गया है? अनुच्छेद 300(a) के तहत, अनुच्छेद 300(a) के तहत इसको सांविधिक अधिकार घोषित कर दिया गया है, यानी आपका ये मौलिक अधिकार नहीं रह गया, इस बात को आप ध्यान दीजिएगा।
जबकि 19(1)(g) ये जो छठा है, 7 थे, एक को रद्द कर दिया गया है। और ये जो छठा है 19(1)(g) जो 6 गारंटी देती है अनुच्छेद 19 कि ये छठा जो है, ये एक तरीके से कहा जाए कोई भी वृत्ति आजीविका या व्यवसाय करने का अधिकार, कोई भी वृत्ति आजीविका आजीविका या व्यवसाय करने का अधिकार, कोई भी व्यवसाय आप कहीं भी करना चाहते हो, किसी भी राज्य में करना चाहते हो, आप अपने पैसे लगाइए, व्यापार करिए, भारत की इकोनॉमी में आप ग्रोथ करिए, आपको कोई भी रोकने टोकने वाला नहीं है। जो रोके टोकेगा आप सीधे न्यायालय में जाके अपील करिए, न्यायालय आपको उसके खिलाफ कार्रवाई करेगा। ठीक है, ये हो गया आपका अनुच्छेद 19। ये कितना हो गया आपका अनुच्छेद 19। ठीक है, आप 19 आपको समझ में आ चुका होगा कि कई तरीके की स्वतंत्रता आपको देता है। तो इसका चीजें आप लोग नोट कर लीजिएगा। अब हम लोग अनुच्छेद 20 पढ़ेंगे कि अनुच्छेद 20 क्या है। अनुच्छेद 20 के बारे में थोड़ा सा अध्ययन करेंगे कि अनुच्छेद 20 क्या है। अनुच्छेद 20 जो कहता है वो अपराध के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। यानी आप कोई अपराध कर रहे हैं, या अपराध नहीं किए हैं और पुलिस आपको गिरफ्तार कर लेती है, तो उसके लिए आपको कुछ संरक्षण दिए गए हैं। अपराध के लिए दोष सिद्धि के लिए संरक्षण, दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। अगर आपने अपराध किया है और आपने उसको आप पता है कि हमने अपराध नहीं किया है, तो उस आपके ऊपर वो दोष लगा है, तो उस दोष को सिद्ध करने के लिए आपको कुछ छूट दिए जाएंगे, कुछ संरक्षण दिए जाएंगे। उसी के बारे में कहा गया है कि अपराध के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। अब ये क्या कहता है? ये कहता है किसी व्यक्ति को विधि के उल्लंघन के बिना दंडित नहीं किया सकता है। अगर कोई विधि का उल्लंघन नहीं किया है, कोई कानून का उल्लंघन नहीं किया है, तो उसको आप दंडित नहीं कर सकते हैं। अगर आप उसको दंडित कर रहे हैं यानी उसके मौलिक अधिकारों का हनन कर रहे हैं। इस चीज को आप लोग ध्यान दीजिएगा। अनुच्छेद 20 ए क्या कहता है? 20(a) 20(1) क्या कहता है? अनुच्छेद 20(1) कहता है कि घटना के बाद विधि बनाकर किसी व्यक्ति को दंडित नहीं किया सकता है। यानी उसने घटना किया हो और उसके पहले कोई कानून नहीं हो कि घटना के लिए ये कानून का सजा, इतना सजा प्रावधान है, आपको जो सजा के मतलब यानी घटना के समय उसने जो घटना की थी, उसके समय जो प्रावधान किया गया था, उसी के तहत उसको सजा मिलेगी। बाद में आप उसमें एक्स्ट्रा सजा जोड़ करके उसको सजा नहीं दे सकते हैं। तो अनुच्छेद 20(1) कहता है। जबकि अनुच्छेद 20(2) क्या कहता है? 20(2) क्या है? 20(2) क्या है? अनुच्छेद 20(2) ये कहता है कि किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार दंडित नहीं किया सकता है। जैसे मान लीजिए कोई किसी व्यक्ति ने किसी की हत्या कर दी, एक बार उसको 10 साल की सजा हो गई, बाद में ये होगा कि नहीं 10 साल तो कम है, उसको दोबारा 10 साल दे दिया जाए, तो ऐसा नहीं होगा। एक बार वो न्यायालय जो निर्णय उसको सुना देगी सजा के लिए, वही रहेगा, दोबारा सजा नहीं दी जा सकती है। इस बीच को आप लोग नोट करिएगा। जैसे मान लीजिए उदाहरण के लिए फांसी की सजा जब दी जाती है, अगर फांसी किसी को लटका दिया जाए और बाद में वो ये समझा जाए कि वो मर गया है, लेकिन फांसी से उतारने के बाद अगर वो दोबारा जिंदा हो गया, तो दोबारा किसी को फांसी पे नहीं लटकाया जा सकता है, वो व्यक्ति छूट जाएगा। वो उसके लिए सजा कोई प्रावधान तब दोबारा नहीं किया सकता है। ये अनुच्छेद 20 में आपके दिया गया है। ठीक है, जबकि 20(3) क्या कहता है? 20(3) क्या कहता है? अनुच्छेद 20(3) 20(3) 20(1) 20(2) के बारे में मैंने आपको बता दिया। 20(3) ये कहता है किसी भी व्यक्ति को दोष सिद्धि की मतलब अपने ही विरुद्ध गवाही के लिए बाध्य नहीं किया सकता है। यानी कि अगर मैं कोई क्रिमिनल नहीं हूँ, लेकिन फिर भी आप मुझे गवाही देने के लिए बाध्य करते हो, धमकाते हो, तो इसके लिए आप बाध्य नहीं कर सकते। अगर आप ऐसा बाध्य कर रहे हैं, जिसका मतलब आप मौलिक अधिकार का उल्लंघन कर रहे हैं। तो ये अनुच्छेद 20 हो गया। और मोस्ट इंपॉर्टेंट है अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 21 के बारे में हम लोग थोड़ा सा जानकारी लेते हैं। अनुच्छेद 21 है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। 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 तो हम लोग आज इस अनुच्छेद को पढ़ते हैं, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। इसके बाद हम लोग क्लासेस कल से लेंगे, लेकिन इस अनुच्छेद को देख लेते हैं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तरीके से कहा जाए अनुच्छेद 19 और 21 दोनों आपस में बड़े मिलते जुलते अनुच्छेद हैं। इसको न्यायालय ने भी माना है। ठीक है, न्यायालय ने भी इस चीज को जोड़ दिया है। ठीक है, अनुच्छेद 21 यानी प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, इसको बोला जाएगा प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। और वैसे बोला जाए इसे जीवन का अधिकार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जीवन का अधिकार। इस जीवन मतलब इस अनुच्छेद में मेनका गांधी बनाम भारत संघवाद जो था 1978 में, उस मामले का बहुत बड़ा रोल है। उसमें ही मतलब इस तरीके से कहा जाए अनुच्छेद 21 का मेनका गांधी से बहुत ज्यादा रिलेटेड लेना देना है। ठीक है, इस अनुच्छेद का जीवन का अधिकार यानी अनुच्छेद 21 के तहत
प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के संबंध में मेनका गांधी वर्सेस भारत संघवाद 1978 का जो एक तरीके से विशेष भूमिका रही है, ठीक है, उनके संघवाद का, मेनका गांधी वर्सेस भारत संघवाद का विशेष भूमिका रहा है जीवन के अधिकार को लेकर के। इसी वाद में न्यायालय ने पहली बार माना कि दैहिक स्वतंत्रता में वे सभी अधिकार, मतलब वे सभी आवश्यक तत्व शामिल हैं जो व्यक्ति के जीवन को गरिमापूर्ण बनाने में मदद करते हैं, ठीक है, सक्षम है, वो सभी अधिकार इसमें शामिल है जीवन के अधिकार में। अब अगर बात की जाए तो न्यायपालिका के अनुसार अनुच्छेद 19 और अनुच्छेद 21 एक दूसरे के पूरक हैं। वो किस तरीके से पूरक हैं? यानी जीवन के अधिकार में स्वतंत्रता का अधिकार ऑलरेडी समाहित हो जाता है। ये जो स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 है और अनुच्छेद 21 जीवन का अधिकार, ये दोनों एक दूसरे में क्या हो जाते हैं? जीवन के अधिकार में स्वतंत्रता का अधिकार एक तरीके से स्वाभाविक रूप से सम्मिलित हो जाता है। अब इसके अंतर्गत क्या क्या आता है? पहला हो गया जीवन रक्षा का अधिकार, ठीक है, जीवन रक्षा का अधिकार, मानवीय प्रतिष्ठा के साथ जीने का अधिकार, मानवीय प्रतिष्ठा के साथ जीने का अधिकार, ये भी इसी में आता है। मानवीय प्रतिष्ठा के साथ जीने का अधिकार, मानवीय प्रतिष्ठा के साथ जीने का अधिकार, ये भी आता है अनुच्छेद 21 में, ठीक है, इस चीज को आप लोग ध्यान दीजिएगा। मानवीय प्रतिष्ठा के साथ जीने का अधिकार किस अनुच्छेद में आता है? अनुच्छेद 21 में आता है। इसके अलावा निजता का अधिकार हो गया, स्वास्थ्य का अधिकार हो गया, निजता का अधिकार हो गया, स्वास्थ्य का अधिकार हो गया, स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार हो गया, स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार हो गया, ये सब आपके किस अनुच्छेद में आते हैं? ये सब अनुच्छेद 21 के तहत आपको एक तरीके से दिया गया है, ठीक है, चाहे वो किसी भी तरीके से हो गए। विदेश यात्रा करने का अधिकार, एक खास करके अगर आपको कहीं विदेश जाना है तो विदेश यात्रा करने के लिए आप जरा सा भी संकोचाइए मत, क्योंकि आपका मौलिक अधिकार है, आपको छूट दिया गया है। बस आप थोड़े से पैसे इकट्ठा करिए, इतना तो आपको करना पड़ेगा कि मौलिक अधिकार बनाने जैसे ऐसा नहीं होगा कि आप विदेश यात्रा कर लेंगे, अब छूट दिया गया है, आपको पैसे तो आपको इकट्ठा करने पड़ेंगे। तो विदेश यात्रा करने का अधिकार भी दिया गया है। निःशुल्क कानूनी सहायता का अधिकार दिया गया है अनुच्छेद 21 में। जीवन साथी चुनने का अधिकार, ये तो बड़ी खुशखबरी है आप लोगों के लिए, जीवन साथी चुनने का अधिकार ये भी दिया गया है इसी में, जीवन साथी चुनने का अधिकार, ठीक है। इसके अलावा शोर व प्रदूषण से मुक्ति का अधिकार दिया गया है, शोर व प्रदूषण से मुक्ति का अधिकार। और एक और है गरिमा के साथ मृत्यु का अधिकार, गरिमा के साथ, गरिमा के साथ इच्छा मृत्यु का अधिकार, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, गरिमा के साथ इच्छा मृत्यु का अधिकार दिया गया है, गरिमा के साथ मृत्यु का अधिकार। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है जो बहुत दिन से एक लाइफ सपोर्ट सिस्टम पे चल रहा है, कई सालों से चल रहा है, और वो चाहता है कि और अधिक जीना नहीं चाहता है, उसको पता है कि मेरे जीवन में अब कुछ होने वाला नहीं, कि मतलब कि कोई भी चीज़ हो जाए, अब वो दोबारा चल नहीं सकता, फिर नहीं सकता, देख नहीं सकता। तो ऐसे में अगर वो अपने जीवन का अंत करवाना चाहता है तो जिस लाइफ सपोर्ट सिस्टम पे वो रखा गया है, उस सपोर्ट सिस्टम को हटा करके उसके जीवन को क्या किया सकता है? खत्म किया सकता है। इसको बोलते हैं गरिमा के साथ मृत्यु का अधिकार। 9 मार्च 2018 को यह न्यायालय द्वारा निर्णय दिया गया था, ऐतिहासिक निर्णय दिया गया था, गरिमा के साथ मृत्यु का अधिकार। यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये गरिमा कोई लड़की का नाम नहीं है। गरिमा मतलब एक तरीके से आपकी जो समाज में कहते हैं ना, समाज में मेरी बहुत बड़ी गरिमा है, एक तरीके से पावर है, क्षमता है, जो सम्मान है, रिस्पेक्ट है, वो वाली गरिमा की बात हो रही है, इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है। इसके बाद होती है गरिमा के साथ मृत्यु का अधिकार हो गया। और एक इम्पॉर्टेंट है, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क, निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा का अधिकार, प्राथमिक शिक्षा का अधिकार ये दिया गया है अनुच्छेद 21 के तहत। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा का अधिकार ये कब दिया गया है? अनुच्छेद 21 ए के तहत दिया गया है। ये सारे के सारे अनुच्छेद 21 में थे, लेकिन ये अनुच्छेद 21 ए के तहत दिया गया है। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा, गाँव में जो प्राथमिक शिक्षा दी जाती है 1 से लेकर 5 तक प्राइमरी स्कूल होते हैं, निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21 ए के तहत ये सरकार ने या संसद ने दिया है, ठीक है, इस चीज को आप लोग ध्यान दीजिएगा। और इसको कब दिया था, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। इसको 86वें संविधान संशोधन, 86वें संविधान संशोधन, 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा दिया था, 2002 के द्वारा इसको दिया था कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21 ए के तहत दिया गया था, ठीक है, 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत। जबकि अब इसके अलावा हम लोग कल पढ़ेंगे अनुच्छेद 22 से, हम लोग कल पढ़ेंगे, क्योंकि आज की क्लास बहुत लंबी हो जा रही है। इसको हम लोग कोशिश करते हैं कि 2 क्लास में पूरा हो जाए ये चैप्टर,
ये मौलिक अधिकार हैं, 2 क्लासेज़ में पूरा हो जाएँगे। आप आशा करता हूँ कि यहाँ तक चीज़ें आप लोग समझ में पा गए होंगे। आप लोग 1 बार नहीं 2 बार वीडियो को देखेंगे, तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएँगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ से हम लोग अनुच्छेद 22 से लेकर के अनुच्छेद 35 तक के बारे में अध्ययन करेंगे। कि अनुच्छेद 22 से लेकर अनुच्छेद 35 तक हमको क्या-क्या अधिकार दिए गए हैं। बहुत-बहुत शुक्रिया, बहुत-बहुत